दोस्तों मैथ रीजनिंग जीके और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको मिले हमारे सारे अपडेट सबसे पहले। हे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन जायसवाल और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41 और आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने इसके पहले के 40 प्रैक्टिस सेट अभी तक हमने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्द को क्रम को दर्शाएगा। तो पहला है पासपोर्ट है, पिक्चर है, पैकेज है, पेशेंस है और पैलेस है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पैकेज सबसे पहले स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि पैकेज की बात करें तो PAC है। PAC की बात करें, C के बाद आ रहा है भाई PAL भी है, PAT है, तो दूसरे स्थान पे हमारा पांचवा हो जाएगा। तो 3 5। उसके बाद अगर देखा जाए L के बाद आता है PAS और PAS के बाद आता है PAT, उसके बाद हमारा आता है भाई PI। तो पहले तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा। तो 3 5 1 4 2 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? 3 5 1 4 2 देखा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर 3 5 1 4 2 सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है उसी सेम तरह का है, क्वेश्चन नंबर 76। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है क्या आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, नीचे एक घन के दो दृश्य दिए गए हैं, डी के विपरीत कौन सा होगा? देखिए डी के विपरीत पूछा जा रहा है आपसे ना, तो डी के विपरीत कैसे पता करेंगे? देखिए डी के साथ यहाँ पर क्या है, ए और सी है और यहाँ पर ए सी बी है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है, ए सी यहाँ पर कॉमन है और ए सी यहाँ पर कॉमन है, तो डी और बी बचे। तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? जो कॉमन है उसको आप काट दीजिए, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी के विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? जो लोग पासे को घुमा घुमा के देखते हैं वो घुमाना नहीं है, तो डी के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काट दिया जाता है, तो कितने छोटे घनों की सतह सिर्फ एक सतह से रंगी हुई होगी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए n बराबर कितना होगा, पहले n की वैल्यू निकाला जाए। तो 8 सेंटीमीटर भुजा है और उसको 2 में काटना है, तो 8 बटे कितना कर देंगे हम? 2 कर देंगे। तो 8 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो n बराबर तो पहले निकल गया हमारा 4। तो n की वैल्यू जब 4 आ जाती है तो यहाँ पर सूत्र होता है केवल एक सतह से रंगीन घनों की संख्या। सूत्र क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो लिख सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। क्या है? 6n-2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे रख करके आप निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू 4 निकाली थी, 4 कैसे आई थी? 8 बटे हमने 2 कर दिया था, तो आ गया था हमारा 4। तो 6n-2, n-2 करेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। 2 का होल स्क्वायर, 2 2 दूना 4 छक 24। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल एक सतह से रंगीन घनों की संख्या का सूत्र होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? चलिए 1 जनवरी 2001 की बात कर रहे हैं ना, तो 1 से हम 2 में जाएंगे। जब 2001 से 2002 में जाएंगे तो भाई 1 का हम फरवरी पार कर रहे हैं ना, यानी कि सामान्य वर्ष की फरवरी को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा दिन आएंगे। इसके बाद 2 से हम 3 में जाएंगे तो फिर से 2002 क्या है? सामान्य वर्ष है ना, तो फिर से हम 1 ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा क्या? 2 एक्स्ट्रा दिन आए, तो 1 1 2, मतलब रविवार में हमको कितना ऐड कर देना है? 2 ऐड कर देना है। तो रविवार में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? मंगलवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, चित्र में बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले अंक लाने, तो हम नीचे वाले अंक पर ध्यान देंगे, ऊपर से हमको अभी इतना मतलब नहीं रखना है। तो 27 कैसे आया? देखिए 27 कैसे आ सकता है? इस 13 को देखिए, 13 दूनी 26, 1 27 हो गया। 13 गुणे 2 किया प्लस 1 कर दिया, कितना आ गया हमारा? 27 आ गया। 27 आ गया ना। 9 की बात करें तो 3 गुणे 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 हो गया। उसके बाद 33 की बात करें तो 33 कहाँ से आया है? 33 की अगर हम बात करें तो 33 कैसे आएगा?
33 हमारा आएगा इस 16 से, जो ये 16 नंबर है 16 से हमारा 33 आएगा। 16 दूना 32 और एक कर दो 33, तो इस 13 का दोगुना करके एक जोड़ने पे 27 आ रहा है, और इस 16 का 16 का गुना 2 करके एक जोड़ने पे 33 आ रहा है। तो मतलब ये पता चल गया कि इसका दोगुना करके एक जोड़ेंगे पहले वाले नंबर का तो ये वाला नंबर आएगा, और यहाँ पर इस दूसरे नंबर को एक गुना 2 गुना करके एक जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पर 25 दूना 50 एक 51, तो यहाँ पे पहले वाले में तो 51 आ जाएगा, और ये लास्ट वाले की बात करें तो 30 दूना 60 एक 61, तो 51 और 61 देखिए किस में आ रहा है, इसमें डी में आ रहा है। तो ये तो हम टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बीच वाले आंसर को भी चेक कर लें। तो 3 त्रिक 9, 4 चौका 16 और 50 25, तो 51 61 25, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 में भी वही है, यहाँ पर आपको ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर 81 की अगर हम बात करें तो 7 है, यहाँ 9 है, तो 7 9 कितना हो गया, यहाँ पर 63 आ गया ना भाई। फिर यहाँ पर अगर हम 63 की बात करें, फिर 2 है और 7 है, 200 7 कितना हो गया, 14 हो गया, यानी कि। और यहाँ पर 30 की बात करें तो 2 है और 15 है, तो 2 15 ही हम कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर आगे क्या होना चाहिए, 15 गुणे 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 135। तो देख लेते हैं 135 यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर 135 आ रहा है। तो आपका ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समीकरण इस किसी विशेष प्रणाली के अंदर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर बराबर 7 कर दिया है, 4 का स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, 7 कर दिया है। 5 का स्क्वायर बराबर 7 कर दिया है, 6 स्क्वायर बराबर 9 कर दिया है। तो 4 का स्क्वायर बराबर 7 हो रहा है, मतलब 4 चौका कितना होता है 16, और 1 और 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7। इसी तरह 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 और 5 करेंगे कितना आ जाएगा 7। इसी तरह देखा जाए तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 और 3 करेंगे कितना आ जाएगा 9। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, और 9 और 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13। तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 13 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 भी इसी तरह कुछ है कि 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 7 है, तो 5 बराबर क्या होगा। देखिए 83 की बात करें तो 1 में 0 ऐड करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 में फिर 1 ऐड करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 में 2 ऐड करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 4 में 3 ऐड करो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 5 में हम कितना ऐड करेंगे, 0 1 2 3, फिर 5 में हम ऐड करेंगे 4, तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो देखिए इस बार यूपी ट्रिपल एससी में आप सबको होता है कि रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग आनी है, तो आपको इन तरह के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके जो मैथमेटिकल रीजनिंग आए वहाँ पर आप गलत मत करो। तो बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न आने वाला है, तो सारे पैटर्न को ध्यान में रख करके ही आपको सवालों को सॉल्व करना है। चलिए 84 की बात करें तो 7 और 3 जोड़ने पर 421 हो जा रहा है, 11 7 जोड़ने पर 477 हो जाए, 9 और 5 जोड़ने पर 455 हो जा रहा है। तो 6 और 2 जोड़ने पर क्या होगा, अगर देखा जाए तो 7 3 कितना हो गया 21, 7 गुणे 3 कर रहे हैं 21 हो गया, और 7 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 4। 4 से 21 कैसे आया समझ में आया, 7 गुणा 3 किया तो 21 लिख दिया, 7 माइनस 3 किया तो 4 लिख दिया। इसी तरह इसमें देखें तो 11 गुणे 77 कितना हो जाएगा, 11 गुणे 7 कितना होगा 77, और 11 माइनस 7 बराबर 4। तो यही सेम चीज़ इसमें मिलेगा, 9 5 45, 9 माइनस 5 बराबर 4। तो यही सेम चीज़ तो लगाया है। इसी तरह हमारा 6 और 2 में हो जाएगा, 6 दूना कितना होता है 12, और 6 माइनस 2 कितना होता है 4। तो क्या आंसर आ जाएगा 412। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें। एक व्यक्ति जो ए से बी जाने के लिए सदैव दाहिनी मुड़ करके नीचे की ओर रेखाओं से होकर जाता है, तो कितने भिन्न मार्ग अपना सकता है। एक व्यक्ति है जो ए से बी जाने के लिए सदैव दाहिने मुड़कर नीचे की ओर रेखाओं से जाता है, सदैव दाहिने मुड़ के जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो पहले कैसे जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पर ए ई कर लो इसको, चलो ए ई ना करके हम इसको मान लेते हैं। दाहिने मुड़ने का मतलब ये इधर मुड़ के जाएगा ना, देखिए सॉरी इधर मुड़ेगा। दाहिने मुड़ने का मतलब क्या है, ए इधर मुड़ेगा फिर नीचे को जाएगा। तो एक रास्ता ये हो गया हमारा, फिर एक रास्ता ये हमारा ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड रास्ते की तो यहाँ पे भी आ सकता है तीसरा रास्ता। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज कर करके आपको बता सकता हूँ किस तरह से, कि देखिए यहाँ जाएगा फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो एक नीचे आ गया, फिर ये यहाँ जाके यहाँ पे आके रुक सकता है, एक नीचे हो गया, फिर यहाँ जाके यहाँ आके रुक सकता है, एक ये हो गया 1 2 3, फिर यहाँ जाके फिर यहाँ आके रुक सकता है, हो सकता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें
ये यहाँ से भी तो हो सकता है, एक चला गया फिर नीचे मुड़ गया, इस साइड मुड़ गया, फिर यहाँ सीधे आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 मिल रहे हैं यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। तो आप लोग भी देखेंगे तो 6 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, पर अगर आप लोग इसको खुद से यहाँ पर अगर आप ई मान लेंगे, यहाँ को A B C D कुछ अलग अलग नंबर मान लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको लगा करके देखना है कि वो कितनी बार बिना मुड़े नीचे जा सकता है, बिना दाहिने मतलब बाएं मुड़े, दाहिने तो मुड़ सकता है लेकिन बाएं नहीं मुड़ना उसको। क्वेश्चन नंबर 86 है, 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 2 व्यक्तियों में से एक अंतिम छोर पर, एक व्यक्ति प्रोफेसर तथा दूसरा एक व्यवसायी है। विद्यार्थी के, चलिए जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम उसी तरह से बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो कह रहा है 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 2 व्यक्तियों में से एक अंतिम छोर पर एक व्यक्ति प्रोफेसर तथा दूसरा व्यवसायी है। तो यहाँ पर चलिए हम प्रोफेसर रख देते हैं पहले यहाँ पर इस साइड सबसे अंतिम छोर पर, और व्यवसायी को हम दिखा देते हैं बिजनेसमैन। तो यहाँ पर बी को रख दिया। तो यहाँ पर प्रोफेसर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बिजनेसमैन हो गया। फिर कह रहा है विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है। तो विद्यार्थी के दाहिने ना, तो यहाँ पर विद्यार्थी को स्टूडेंट दिखा देते हैं, इसके दाहिने, तो ये अंतिम छोर हो गया। तो आप किसी साइड तो दाहिने रखना है, तो इसके स्टूडेंट जो होगा यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि इसके दाहिने तो हमारा बिजनेसमैन हो जाएगा। तो विद्यार्थी के दाहिने कौन खड़ा है, एडवोकेट। तो यहाँ पर ए दिखा देते हैं। तो ये हो गया व्यवसाय, हो गया प्रोफेसर, फिर स्टूडेंट, फिर एडवोकेट, एक बच रहा है हमारा। व्यवसायी के बाएं मतलब बिजनेसमैन के बाएं कौन खड़ा है, व्यवसायी के बाएं एक लेखक खड़ा है। तो राइटर डब्लू कर देते हैं। तो हो गए। फिर कह रहा है विद्यार्थी प्रोफेसर व एडवोकेट के मध्य खड़ा है। जो विद्यार्थी है प्रोफेसर और एडवोकेट के मध्य, बिल्कुल सही बना है फिगर। तो कह रहा है बाएं से गिनते हुए लेखक किस स्थान पर है। बाएं से गिनना है मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोफेसर से गिनना है। तो लेखक कौन से स्थान पे, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चौथे स्थान पे कौन है, हमारा लेखक है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे स्थान पर लेखक खड़ा हुआ है बाएं से गिनने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 87 भी कुछ इसी तरह का है। PQRST 5 लड़के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 भी आपके लिए एज अ होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरह लगाना है। जो जो कह रहा है आप उसी तरह उसको क्रम वाइज खड़ा कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 है, जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा। देखिए कक्षा का संबंध छात्र से है क्योंकि कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, और प्रेक्षागृह क्या होता है, प्रेक्षागृह होता है जहाँ पर दर्शक बैठते हैं। तो दर्शक क्या देखते हैं, ड्रामा देखते हैं ना, नाटक देखते हैं। तो यहाँ पर नाटक हो जाएगा, समझ गए ना। तो प्रेक्षागृह का संबंध किससे हो जाएगा, नाटक से हो जाएगा। नाटक से होना चाहिए या कुछ और से होना चाहिए, भाई नाटक तो वहाँ पर होता है ना, तो नाटक से तो नहीं होगा, यहाँ पर दर्शक से हो जाएगा। क्योंकि कक्षा का संबंध छात्र से है ना, तो छात्र वहां पर बैठते हैं, तो प्रेक्षागृह में कौन बैठेगा, दर्शक बैठेगा। तो ऑप्शन सी इसको करिएगा, ये ऑप्शन मैंने गलती से बोल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि गगन ज्योत का वेतन हाफिज के वेतन से 7/6 गुना है और सईद का वेतन हाफिज के वेतन से 8/7 गुना है, तो गगन ज्योत और सईद के वेतन का अनुपात क्या होगा। यही सब है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ध्यान से देखिए इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो कह रहा है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यदि गगन ज्योत का जो वेतन है हफीज के वेतन से कितना है, 7/6 है। तो मान लेते हैं हफीज का वेतन कितना है, एक्स है। ये किसका वेतन है, हफीज का वेतन कितना हो गया, एक्स हो गया। तो बताइए अगर हफीज का वेतन एक्स है तो गगन ज्योत का वेतन कितना हो जाएगा, 7/6 एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि साफ साफ कह रहा है गगन ज्योत का वेतन हफीज के वेतन से 7/6 है, और सईद का वेतन हाफिज के वेतन से 8/7 है। सईद का वेतन जो है हाफिज के वेतन से 7/8 है, सॉरी 8/7 है। तो 8/7 ही एक्स हो जाएगा हमारा किसका वेतन, किसका, सईद का वेतन हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है गगन ज्योत और इसके वेतन में अनुपात कितना है, यही अनुपात तो पूछ रहा है। देखिए एक्स से हमारा यहाँ पर एक्स था कट गया, 7 और 7/6 अनुपाते 8/7 आ गया। तो 7/6 अनुपाते 8/7 आ गया। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कहाँ से आया, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा पानी लग गया। 7/6 अनुपाते 8/7 आ गया। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसका तरीका आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 7/6 अनुपाते कितना है हमारा, 8/7 है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका हम बराबर करेंगे, क्या, हर बराबर करेंगे। 7 छक कितना, 7 ऊपर इसमें किससे गुणा करें, 7 छक 42 है ना, तो 42 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो गुणे 42 इधर करोगे और गुणे 42 इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 7 छक 42 और 6 सत्ते 42, तो 7 सत्ता कितना हो जाएगा 49 और अनुपाते क्या आ जाएगा 8 छका 48, तो 49 अनुपाते 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 49 अनुपाते 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 60 है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 है, तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, औसत का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, तो 39 लड़कियां हैं तो कितने लड़के हो जाएंगे, लड़के उतना 65 में से घटा दो उतने लड़के आ जाएंगे। मुझे पता है कि लड़कियों का औसत वजन कितना है 60 है, तो और पूर्ण संख्या का औसत वजन निकालना है, तो 65 गुणे 64 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या का मतलब जितने छात्र हैं सबका योग आ जाएगा, और माइनस लड़कियों का योग घटा देते हैं, तो लड़कियां कितनी हैं 39 गुणे 60, तो हमें क्या करना है 65 गुणे 64 करना है, माइनस 39 गुणे 60 करना है, मतलब कुल संख्या का मतलब पूरे क्लास में कितने लड़के हैं पूरा सबका योग माइनस कर देना है, सिर्फ लड़कियों का योग ये कर देंगे। तो ये अगर इसको करेंगे तो हमारा आएगा 1820 आ जाएगा, मतलब 1820 हमारे क्या आ गए, इनको आप हल करेंगे तो 1820 आएगा, तो 1820 हमारे लड़के आ जाएंगे, लड़कों की संख्या का योग आ जाएगा, उनके वजन का योग आ जाएगा। अब उनका औसत निकालना है तो 1820 बटे कितना करेंगे, कुल कितने लड़के हैं भाई 65 लड़कियों में से 39 लड़के को हटा दो तो कितने बचेंगे, 15 में से 9 गया 6 यानी कि 26 बटे कर देंगे हम 26, जब 26 से इसको भाग दोगे तो 70 बार जाएगा, क्योंकि 26 सत्ते 182 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लीजिए मैथमेटिकल थोड़ी बहुत रीजनिंग आएगी, वैसे ये औसत का क्वेश्चन है, नहीं देना चाहिए था पर प्रैक्टिस सेट में है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे टेंशन मत लो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला है किसी सांकेतिक भाषा में सा डे की मी का अर्थ यू आर नॉट वेल है, सा के लामी का अर्थ है दे आर नॉट वेल, इस भाषा में यू को क्या लिखा जाएगा। देखा जाए तो यू की बात कर रहा है ना, सा डे ली, इसमें देखिए सा है, डे है, के है, ली है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, सा कॉमन है और क्या कॉमन है, के कॉमन है, और कुछ कॉमन है, सा और के कॉमन है ना, और इन दोनों में देखा जाए क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, यू के स्थान पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर आर कॉमन है और नॉट कॉमन है, वेल कॉमन है, आर नॉट वेल, और यू और दे बच रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सा कॉमन है यहाँ पर, अच्छा ये ला यहाँ पे थोड़ा सा अलग मार्क नहीं किया गया, ला भी अलग होगा तो मी घट गया यहाँ पर, तो ला बच गया हमारा क्या, डी बच गया और ला बच गया, तो यहाँ पर ऊपर वाले में डी है, डी ई आ रहा है ना, तो ऑप्शन डी ई इसका सही हो जाएगा। यू का जो संकेत होगा डी ई होगा, अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया होता दे का संकेत तो दे का संकेत एल ए हो जाता, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ई बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए ना भाई। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/4 के बजाय 4/7 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका बस सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक छात्र ने संख्या का गुणा 7/4 के स्थान पे किससे कर दिया, 4/7 से कर दिया, मतलब जो संख्या थी 7/4 से उसमें गुणा करना था, संख्या में किससे 7/4 से गुणा करना था, लेकिन उससे किससे गुणा कर दिया, -4/7 x से गुणा कर दिया, तो ये हमने कर दिया, ये संख्या था उसने गुणा कर दिया इससे, तो जिससे गुणा किया उसको माइनस कर दिया हमने, समझ गए ना, जिससे गुणा किया उसको माइनस कर दिया, और बटे जो मूल संख्या थी, मूल संख्या क्या है 7/4x, यही तो मूल संख्या है, और गुणे कर देना है आपको 100। फॉर्मूला क्या है आपका कि जो संख्या में गुणा, उस संख्या को हमने x मान लिया तो उस संख्या में हमने 7/4 से गुणा करना, तो 7/4x माइनस 4/7x बटे मूल संख्या गुणे 100। अब जब इसको पूरा हल करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 67.35%, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये भी कुछ मैथ से रिलेटेड है। एक कार्यालय में ग्रेड ए और ग्रेड बी वाले अधिकारी थे, प्रत्येक अधिकारी ने अपने ग्रेड में अधिकारियों को संख्या के बराबर रुपये योगदान दिया। यदि कुल संग्रह राशि 196 रुपये थी तो कार्यालय में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी। तो कुछ मिला के जब बराबर बराबर होते हैं ना, कि क्या कह रहा है, अधिकारियों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान था, तो 196 का वर्गमूल निकालो, तो 196 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 14 में 196 होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को देख करके लगाने वाला क्वेश्चन था ये। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, उस आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। जानवर है, कुत्ते हैं, पालतू है और पालतू जानवर है। देखिए जानवर
के अंदर ही हमारे कुत्ते और पालतू जानवर आते हैं। तो कुत्ता और पालतू जानवर देखो एक ही के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो जानवर, ये ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, जानवर है, और कुत्ता और पालतू जानवर बिल्कुल बिल्कुल एक ही में हो जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जानवर, कुत्ता, पालतू जानवर। आखिरी क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार, दिल्ली और एफिल टावर को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? क्या भाई, दिल्ली है, कुतुब मीनार है, दिल्ली है और एफिल टावर है। तो देखा जाए एफिल टावर बिल्कुल अलग हो गया, कुतुब मीनार जो आता है वो दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये इसको हम दिल्ली बोल देंगे, अंदर वाले कुतुब मीनार बोल देंगे, ये हमारा एफिल टावर हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 98 और जो है कह रहा है कथन निष्कर्ष वाला है। तो इस कथन निष्कर्ष को क्वेश्चन नंबर 98 और 99 में से कोई एक मैं बता देता हूं और आपको इसको करना है अपने, एक मैं बता देता हूं, एक को अपनी तरफ से एज ए होमवर्क करना है। तो चलिए 98 में बता देता हूं। तो 98 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्या पब्लिक स्कूल की कक्षाओं में शिक्षकों की निगरानी के लिए कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए? तर्क इसमें दिया गया है नहीं, इससे गोपनीयता के, देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं संभावना वाले होते हैं, पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो इसमें सोचना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है। तो तर्क इसमें निष्कर्ष नहीं है, इसमें तर्क है, नहीं इससे गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होगा। दूसरा तर्क है हाँ इससे शिक्षक अधिक उत्तरदायी होंगे जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए पहला तर्क तो बिल्कुल गलत है यार, गोपनीयता का उल्लंघन क्या होगा भाई? अगर आप पब्लिक स्कूल की कक्षाओं में निगरानी के लिए कैमरा स्थापित कर रहे हैं तो ये कोई तर्क नहीं बनता है कि नहीं भाई इससे गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन हो। भाई क्लासरूम में गोपनीयता क्या आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल तर्क सही हो जाएगा, हाँ इससे शिक्षक उत्तरदायी होंगे जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो केवल तर्क 2 मजबूत लग रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 99 आपको करना है, इसमें कौन सा निष्कर्ष आपको सही लगता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको PDF विथ आंसर की हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और जो भी हमने होमवर्क दिया है उन सब का कमेंट करके आपको आंसर भी बताना है। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।